Okay. Good morning, everyone. In last lecture, we discussed about the online business transactions. We discussed about e-marketing, e-tailing, e-commerce applications. Today, we are going to discuss different e-payment systems we have. E-payment system में we have various methods of making payment using your debit card, credit card, smart cards, e-wallets and net banking. ये आपके पास options होते हैं कि जब हम digital platform पे payment की बात करते हैं तो हमारे पास 5 तरीके हैं basic, जिसमें हम नेट बैंकिंग यूज करके पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड और ई वॉलेट्स में. नाउ कमिंग टू द फर्स्ट मोड ऑफ ई पेमेंट व्हिच इज द क्रेडिट कार्ड. Credit card is basically a plastic card with a magnetic strip which is being issued by a bank or any financial institution to its holder, and the holder is entitled to purchase goods and services. तो क्रेडिट कार्ड कोई भी बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको इशू करके देते हैं, जिसमें जो होल्डर होता है, जिसका क्रेडिट कार्ड होता है, उसको अथॉरिटी मिल जाती है, वो बेसिकली उसको यूज़ कर सकता है and he can make the purchases of goods and services using that credit card. He will be able to make payment. It enables the holder to purchase now and pay later. तो इसमें एक ऑप्शन आपको जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है क्रेडिट कार्ड का, एज ए नेम सजेस्ट क्रेडिट है, तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं उधार पर लिया हुआ है. अब यहाँ उधार का मतलब है कि व्हेन यू आर मेकिंग पेमेंट यूजिंग योर क्रेडिट कार्ड, you are swiping your card right now, you are making payment right now, and your bank gives the guarantee that the payment will be given to the merchant. जो आपको फैसिलिटी मिलती है बैंक्स के थ्रू, तो वो बैंक आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप आज स्वाइप करा रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो वो आपका जो बिल जनरेट होगा, मंथली जो साइकिल जनरेट होगी, परचेजेज आप आज कर रहे हैं गुड्स या सर्विसेज की, और एक्चुअल जो पेमेंट कर रहे हैं वो नॉर्मली एक महीने के बाद होती है, व्हेन द बिल विल बी जनरेटेड इन द नेक्स्ट साइकिल. इट्स बेसिकली अ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग. एक तरीके से आप कह सकते हो कि शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है कि एक एक महीने के लिए मैंने उधार पे कोई चीज़ परचेज कर ली, एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन द बिल विल बी जनरेटेड बाय द बैंक और द इंस्टीट्यूशन, देन आई बी सपोज टू मेक पेमेंट. And when the bank gives you the lot issues the credit card to any holder, the bank fixes a credit limit for every card holder, and it depends on his credit worthiness and the past payment records. तो जो भी account holder हैं, जो भी card holder होंगे, if I apply for the credit card, now the bank will check my reliability, माई क्रेडिट वर्दीनेस, कि मैं एक्चुअली कितना पैसा अर्न कर रही हूँ, कितनी मेरी क्रेडिट कार्ड की लिमिट होनी चाहिए, सो दैट आई वुड बी एबल टू मेक पेमेंट इन माई द साइकिल्स. जो भी मेरी मंथली साइकिल्स हैं, बिल जनरेट होगा, उस टाइम पे आई वुड बी एबल टू मेक पेमेंट. तो मेरी जो हिस्ट्री है, क्रेडिट वर्दीनेस है, उसको चेक करने के बाद ही बैंक जब क्रेडिट कार्ड्स इशू करते हैं तो उसको क्रेडिट वर्दीनेस चेक करने के बाद क्रेडिट लिमिट सेट कर देते हैं कि क्रेडिट लिमिट आपकी क्या है, एंड इट टोटली डिपेंड्स ऑन द क्रेडिट वर्दीनेस. द मैक्सिमम अमाउंट a card holder can spend will now depend on the credit limit, and it will not exceed that. So in case the bank issues a credit card to me and my credit card limit is let's say 1 lakh rupees, तो इसका मतलब मंथली मैं अगर उस क्रेडिट कार्ड को यूज करके कहीं पेमेंट करती हूँ, देन आई वुड बी एबल टू मेक परचेजेस ऑफ मैक्सिमम ऑफ 1 लाख रुपीज. उसके ज़्यादा मैं एक्सटेंड नहीं कर सकती, वो क्रेडिट कार्ड यूज ही नहीं होगा. 1 लाख की जैसे ही मैंने उससे पेमेंट कर दी, उसके बाद अगर मैं उसको फिर वापस यूज करने की कोशिश करूंगी, द मैसेज विल बी देयर दैट द लिमिट is over, the limit is extending now, and it's not going to make payment. So I'll not be able to make any purchases of any goods and services beyond the credit limit I'm having on my credit card. And the normally the credit card companies do not charge any kind of fees from the holders for making credit purchases, but it depends bank to bank and time to time. कुछ grace period भी होता है अगर आपने कोई purchases की हैं. And the credit card company recovers its cost through the annual fees from the customers. जब भी जो credit card holders हैं उनसे कार्ड के लिए they have
the annual fees which is being charged from the customers. Along with this, interest is also charged at considerable higher rate by the credit card company on the due amount which is not being paid by the account holder. तो अगर कभी मैंने अपने क्रेडिट कार्ड का कोई अमाउंट नहीं पे किया है तो उस पर फिर इंटरेस्ट वो चार्ज करके उससे हायर इंटरेस्ट चार्ज करके पेमेंट रिकवर कर लेते हैं. एंड ऑल्सो द इंटरचेंज फी is charged to the merchant every time holder uses the card to make payment to the merchant. तो अगर मैं merchant के यहाँ पे अगर credit card use कर रही हूँ तो interchange fees is also being charged. Now when we are using credit card, we have its advantages, we have its limitations also. Now coming to the advantages or merits of the usage of credit card, it's the first one is that it's very easy to use the credit cards. Credit cards were used before the the concept of e-commerce was there. अभी बहुत ज़्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बिजनेस की बात बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा उसका स्कोप बहुत ज़्यादा हो गया, मगर उससे पहले भी क्रेडिट कार्ड का यूज होता था. तो इट हैज़ बीन basically people have gained confidence about the safety and security of the use of credit card. तो उनको वो आदत पड़ी हुई है पहले से ही because they were using the credit card and now they don't have any kind of resistance when they are making payment using credit card at the time of purchasing any kind of goods or services at digital platform because they are at the mindset that it's safe because they are used to of using the credit cards. Apart from this, you have the low processing cost because the holder of the credit card has to pay only the annual charges which are marginal and the credit cards come across at low cost पेमेंट ऑप्शन. तो उसकी जो एनुअल चार्जेस है कंपैरेटिवली कम होने की वजह से जो उसकी प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो कम है. तो पीपल थिंक that it's beneficial for them to have the credit card and use it. At the same time, the customers feel that it's very convenient to use the credit cards and make purchases because you don't need to carry cash. You are just free from the hassles of carrying cash, and it's very convenient to carry a very small card, plastic card in your wallet, and you can make purchases as per the limit you have of your credit card. It's a means of short-term financing. As I told you earlier, that credit card enables the customers to make purchases even though he may not have uh, cash or he may not have liquidity at that particular time. So if I'm the card holder, if I'm having my credit card and I don't have balance in my account and I need to make purchases, let's say of 20,000 rupees, and my credit card limit is let's say 50,000 rupees, then easily I can make purchases till to the extent of 50,000. Though I don't have cash in my account, but I know that my salary will be credited in the last week of the month, and then I'll be able to make payment of my bill, which has been which will be generated by the credit card, the bank of which I am carrying my credit card. You sometimes using credit card gives you additional benefits at the time of purchasing goods and services, like you may have additional benefits in the form of cashback. Sometimes these kind of offers are being provided by the merchants. You may have cashback, you may have rewards, you may have loyalty points, you may have free insurance cover, which may be provided by the card company to gain the competitive advantage and to compete with the competitors in the market. So companies or the banks may give you additional offers, additional advantages if you carry the credit card and if you use it for the payment. Apart from these merits, you have its limitations also, and the major drawback of using credit card is that you may go beyond your budget, because when we are using the credit card and I know what's the limit of my credit card and I can make
the purchases to that extent. For example, if I say that my credit card limit is 1 lakh rupees, though I don't have any cash in my account, I know I'll be getting my salary, and the extent to which I can make purchases 1 lakh rupees. I can go, if my budget says that you should purchase, if I want to purchase something and worth rupees 10,000, just because the credit limit is 1 lakh rupees, I may go beyond my budget. मैं उसको एक्सीड कर सकती हूँ सिर्फ इस सोच से कि यार मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपीज है, ठीक है मुझे ही पैसा देना है, बट अगले महीने देना है, आई विल मैनेज। तो व्हाट आई कैन डू इज, और जनरली ऐसा हो जाता है वंस यू आर यूजिंग क्रेडिट कार्ड, तो it is possible and it actually happens that your purchases goes beyond your budget, तो आप उसको एक्स्ट्रा पैसे खर्च करके मे बी की वो बेटर चीज़ आप ले रहे हो तो आप बजट को क्रॉस कर जाते हो, बिकॉज इट्स easy to use, it's convenient to pay later. This kind of thing encourages the customers to purchase goods which they don't need at all or they may need later. तो ये हो सकता है कि मैं कोई चीज़ लेने गई हूँ 10,000 रुपए की, सोच कर गई थी कि मैक्सिमम 10,000 रुपए की वो चीज़ परचेज करूँगी, मैं जब गई तो क्वालिटी वाइज, कलर, मतलब किसी भी रीज़न से मैंने उसको बजट को क्रॉस कर दिया कि यार ठीक है कोई बात नहीं, 15,000 की ले लो, 20,000 की ले लो, तो वो भी एडिशनल मैंने खर्चा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैंने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने की सोची थी, उसमें लिमिट थी और वो मुझे नेक्स्ट मंथ देना, एंड आई बी इट विल बी इजी फॉर मी टू मैनेज इट। उसके अलावा में समटाइम्स it may also happen that when I'm visiting a market or if I'm placing order online, I need to purchase one thing just because I don't have the budget limit right now. I have my credit limit. Then I may end up with placing the order of some particular product or services which is actually not being required by me. मुझे ज़रूरत थी नहीं, लेकिन सिर्फ मैंने ले ली कि चलो ठीक है ले लेते हैं, तो एक फ्लो में आपने वो परचेजेस कर लिए। तो इस तरह के लिए जो ओवर स्पेंडिंग है, इफ यू आर गोइंग बियॉन्ड योर बजट जस्ट बिकॉज यू हैव द क्रेडिट कार्ड, you have the limit in that, no doubt you have to make payment next month, but वो फिर भी आप मैनेज कर लेते हो, तो यू मे एक्सटेंड योर बजट, यू मे गो बियॉन्ड योर बजट, और वो आपकी ओवर स्पेंडिंग की सिचुएशन आ जाती है। इसके अलावा में when the credit card facility is being given to you, it's not free of cost, they charge you interest, they charge you annual fees, so credit available is not free of cost basically, and when a customer purchases on credit he needs to pay within the grace period which is being allowed by the company, and in case you are not making payment in that particular grace period, then you are supposed to make payment with a higher interest rate on the amount which is being due, uh, and you are supposed to make payment। तो आपने अगर टाइमली पेमेंट नहीं की है, किसी भी वजह से आप नहीं कर पाए, तो जो भी उस पर इंटरेस्ट लगेगा दैट इज मच मोर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट यू आर सपोज टू पे, वो भी आपके लिए एक एडिशनल कॉस्ट है और आपके लिए एक लिमिटेशन है क्रेडिट कार्ड के यूज का। देन यू हैव द रिस्क ऑफ लूजिंग कार्ड ऑल्सो, ये आपका लिमिटेशन में आता है, डिसएडवांटेज डीमेरिट्स में, दैट इफ द कस्टमर मिसप्लेसेस और somehow he loses the card, if the card is being stolen, then there is a risk of purchases which can be made out through the card. If you are somehow you are losing your कार्ड, तो आपने चोरी, आपका कार्ड चोरी हो गया, आपने कहीं गलती से रख के आप भूल गए, कहीं मिसप्लेस हो गया है, तो वो आपके पास एक रिस्क हो जाता है कि कहीं उससे कोई पेमेंट अगर हो गई, किसी और ने कोई परचेजेस कर लिए, तो वो आपका नुकसान है, बिकॉज वो आप कहीं से भी उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं कर पाते और पेमेंट पहले ही हो जाते हैं। दीज ऑल आर दी limitations of the usage of credit cards. Then we have the we are talking of the
security of credit card. Credit cards basically they have Visa or Mastercards written on it, and Visa and Mastercard do not issue credit cards. Actually, they function as intermediaries between the merchant bankers and the issuer bankers, and the holder of the card is not dealing with Visa or Mastercard, and he is dealing with the issuing card. अब कार्ड कंपनीज जो हैं जो इशू करती हैं they employ SET. SET is Secure Electronic Protocol to ensure that the credit card information is secure, is safe when it is traveling across the network. क्यों? क्योंकि जब हम पेमेंट करते हैं क्रेडिट कार्ड से, पेमेंट जब हम करेंगे तो स्वाइप करेंगे तो इट विल बी द इंफॉर्मेशन विच इज देयर ऑन द क्रेडिट कार्ड, इट विल ट्रेवल, इट विल रोम अराउंड in your network so that the transaction can be done. Then the credit card companies, they use the secure electronic protocol so that the credit card information is being safe and it's not being sorry, it's not being misutilized or misused by some hackers or some other person for their advantage. Now, when we talk of the credit card structure, normally क्रेडिट कार्ड्स के जो आपने देखा भी होगा, क्रेडिट कार्ड पर जो इंफॉर्मेशन होती है, इट बेसिकली गिव्स यू द इंफॉर्मेशन ऑफ द टाइप ऑफ द कार्ड, कौन से बैंक ने दिया है, कौन सा बैंक इशू कर रहा है, उसका होलोग्राम भी होता है. यू हैव अ मैग्नेटिक स्ट्रिप ऑन दैट ऑल्सो विच कंटेन्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द कार्ड होल्डर. It has the credit card number, it contains the validity date, कब इशू हुआ, उसका वैलिड वो कब तक है, वो सारी डिटेल होती है. नेम ऑफ द कार्ड होल्डर इज ऑल्सो देयर ऑन द कार्ड. उसके अलावा में वीज़ा या मास्टर कार्ड अगर है तो ये सारे आपके क्रेडिट कार्ड स्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं. एंड व्हेन और उसके एक साइड पे, बैक साइड पे अगर क्रेडिट कार्ड के देखेंगे तो उसमें मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, और उसके अलावा में कार्ड होल्डर के सिग्नेचर्स या सीवीवी, इस तरह से आपकी इन्फॉर्मेशन होती है. नाउ क्रेडिट कार्ड सिक्योरिटी और इंक्रिप्शन में वी हैव अ प्रोटोकॉल विच इज SET. इट्स अ सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन. It's basically a protocol which ensures the security of all kind of financial transactions on the internet. SET is basically the protocol which enables the credit card information to be sent to all the parties, right from the customer to merchant, and then from merchant to merchant's bank, and then merchant bank to credit card issuing bank in encrypted form. इसमें basically क्या होता है, when we make payment using a credit card and we are purchasing some product or we are availing some kind of services, तो जनरल हम ये सोचते हैं कि उस ट्रांजेक्शन में सिर्फ दो ही पार्टीज इन्वॉल्व हैं, एक कस्टमर जो हम हैं, कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज कहीं से अवेल कर रहे हैं, और जो मर्चेंट है वो इन्वॉल्व है. बट व्हेन वी यूज क्रेडिट कार्ड एज द मोड ऑफ पेमेंट, देन एक्चुअली में उसमें और भी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं. Now, when we are making payment, तो customer is involved, merchant is also involved. इसके अलावा में जो merchant उसको swipe करेगा, कार्ड रीडर पे डालेगा, मशीन पे उसको यूज़ करने के लिए, पेमेंट करने के लिए, तो वो मर्चेंट के बाद से मर्चेंट के बैंक तक सर्वर से कनेक्टिविटी होगी. उसके बाद मर्चेंट के बैंक लिंक करेंगे क्रेडिट कार्ड जिस बैंक ने इशू किया होगा, जिस भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने, बैंक ने किया होगा. तो अब यहाँ चार लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो गई, एक मर्चेंट की, एक कस्टमर की. जब मर्चेंट ने कार्ड को मशीन में इंसर्ट किया, उसमें वो मर्चेंट के बैंक से कनेक्ट करेगा, मर्चेंट का बैंक कार्ड इशूइंग बैंक के साथ कन्वर्सेशन करेगा, आपस में लिंक करेगा, कनेक्ट करेगा, सो दैट इट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द कार्ड इशूइंग बैंक कि क्या ये ट्रांजेक्शन ऑथोराइज्ड है, क्या ये कार्ड होल्डर ठीक है, क्या इसके कार्ड की लिमिट है, क्या ये पेमेंट हो जाएगी. और जो कार्ड होल्डर का बैंक होगा वो उसको ऑथोराइज करेगा, वो ओके करेगा कि हाँ ये ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो, गो अहेड,
और आपको पेमेंट मिल जाएगी, तो बेसिकली गारंटी दे रहा है। तो ये सारी की सारी कनेक्टिविटी होती है सर्वर के थ्रू, और सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, दैट इज इन एन्क्रिप्शन फॉर्म, कोडेड फॉर्म में होती है, नॉर्मल लैंग्वेज में नहीं होती है। And SET is not a payment system, it's basically a protocol which allows the credit card information which is to be transmitted from one place to another place, and it is transmitted safely and securely. तो अगर इंटरनेट के हम यूज़ की बात करते हैं तो उसमें हैकिंग भी होती है, उसमें इंफॉर्मेशन मिसयूज भी लोग कर लेते हैं कलेक्ट करके किसी ना किसी तरीके से। तो उसमें सेट एक ऐसा प्रोटोकॉल है, एक ऐसा सिस्टम है जो सिर्फ ये इंश्योर करता है कि जब इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह नेटवर्क पे ट्रांसफ़र हो रही है, शेयर हो रही है, तो उसमें वो जो ट्रांसमिशन हो रही है वो सेफली और सिक्योरली हो रही है, उसमें कहीं किसी तरीके की हैकिंग, किसी तरीके की अनऑथोराइज्ड एक्सेस किसी की नहीं है, और वो कहीं पे भी मिसयूज होने के चांसेस नहीं है। दिस इज द प्रोटोकॉल विच इज़ द सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन टू हैव अ सेफ and secure transmission of information from one place to another place in the networking. And this whole system is being jointly managed by Visa, MasterCard, with other companies like IBM is involved, Microsoft is there, Netscape, and other organizations are also involved in the development of this protocol. Now, when we talk of SET, Secure Electronic Transaction Protocol, we have its features also. The first feature is that confidentiality of information is being maintained, because when we talk of the usage of credit card, the moment credit card holder enters his card information, it is totally converted or translated into कोडेड लैंग्वेज, तो जिसको हम जनरली कहते हैं एनक्रिप्शन करना। तो वो ऑटोमेटिकली जैसे ही मैं अपनी इंफॉर्मेशन डालूंगी वो तुरंत ही एनक्रिप्ट हो जाएगी, एंड द मर्चेंट विल नॉट बी एबल टू सी द कंटेंट आई हैव टाइप्ड एज अ नॉर्मल लैंग्वेज। तो वो नॉर्मल टेक्स्ट की तरह उसको विजिबल होगा ही नहीं। जैसे ही मैंने वो कंटेंट डाला वो तुरंत ही एनक्रिप्ट कर देगा, and nobody will be able to see or check the information in the plain language or the plain text. And throughout the process, the credit card information travels over the internet in the encrypted form. तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सेट का मेन पर्पस ही यही है कि when we have the transfer of the information from one place to another place on internet on or through networking, then it has to be it is traveling in the encryption form. तो जैसे ही मैंने इंफॉर्मेशन डाली वो तुरंत ही एनक्रिप्ट हो गई, तुरंत ही कोडेड लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गई, सो दैट द इंफॉर्मेशन कैन बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल विच कैन नॉट बी misused by any unauthorized person. Then we are talking of the integrity of data. The card holders send to the merchant basically three details: the credit card particulars, payment instructions, and the order details. The जो set protocol है, it ensures that the information is not corrupted and tampered or modified or altered. Any kind of alteration or modification has not been done during the transmission. तो जो data आपने डाला है वो ही information, वो ही data आपका ट्रांसफर होके रिसीवर के पास पहुंचा है, and no kind of information no information has been modified or altered. Then the authentication is being talked about. The SET protocol enables the merchant to verify that the card holder is the legitimate user of the valid credit card. It is not being misused. It is not being used by some unauthorized person. तो authenticity है कि जो authorized था उसी ने ही वो कार्ड को यूज किया है. Then you have interoperability, in which the SET protocol enables the transaction to be conducted across different kind of platforms or network at any time. Basically, what does it mean is that you can use the card anytime, 24/7, 365 days, anytime you can use it for the purchases. Now, this was all about the credit card you're supposed to go through. Then the second mode is the debit card.
debit card is also a plastic card which provides the holder electronic access to their savings account. अब यहाँ पर डेबिट कार्ड आपका लिंक किया हुआ है सेविंग्स अकाउंट के साथ में, and it is basically giving you the option or debit card functions as the debit card as well as the ATM card. तो अगर आप पैसे withdraw करना चाहते हो ATM machine पे जाके, then you can use your debit card to withdraw cash from your bank account anywhere, anytime. At the same time, you can make purchases or online or offline. तो अगर आपको कोई परचेजेस करनी है, कोई सर्विसेज अवेल करनी है, तो उसके लिए भी पेमेंट अगर आप करना चाहो तो डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो. उसके अलावा में अगर आप बैंक से पैसा विड्रॉ करना चाहते हो हार्ड कैश, देन यू कैन यूज योर डेबिट कार्ड टू विड्रॉ मनी फ्रॉम ATM. तो ये आपके लिए डेबिट कार्ड भी है और ATM का कार्ड भी है. एंड व्हेन द डेबिट कार्ड होल्डर यूजेस द कार्ड, his account instantly gets debited and he needs not to pay anything to settle his account later on. Now what's the difference in debit card and credit card is, when we use credit card, we are purchasing some product or availing some services right now and getting your card swiped, and you are supposed to make payment during the next month. जब भी बिल जनरेट होगा तो आपको अभी तुरंत पेमेंट नहीं करनी है. लेकिन डेबिट कार्ड में आपका जो कार्ड है वो आपके सेविंग्स अकाउंट से लिंक्ड होगा, एंड व्हेनेवर यू आर मेकिंग पेमेंट to make purchases or avail services, then your account will be debited spontaneously. जैसे ही मैंने कार्ड को यूज किया, स्वाइप कराया, तो तुरंत ही मेरा अकाउंट डेबिट हो जाएगा. मुझे बाद में कुछ नहीं देना, आज ही और अभी देना है. तो एक में वो उधार हो गया एक तरीके से 1 महीने का, और एक में आपने इंस्टेंट पेमेंट की यूजिंग योर डेबिट कार्ड एंड यू हैव अवेल सम सर्विसेज और परचेज समथिंग. एंड इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि द कस्टमर्स नीड नॉट कैरी कैश एनीवेयर. आपको कैश कैरी करने की टेंशन नहीं है. आपने से प्लास्टिक का कार्ड एक अपने जेब में रखा हो एंड यू कैन रोम अराउंड इजीली. यू डोंट यू विल नॉट बी इन टेंशन कि मैंने इतना पैसा कैरी किया हुआ है. आपको वो टेंशन नहीं रहेगी कैश कैरी करने की. At the same time, like you have different kind of benefits when you are using credit card. इसी तरह से आपके डेबिट कार्ड के यूज पे भी you may have different benefits. Like you may have cashback, bonus points, reward points, maybe free insurance cover is also there, etc. You may have different kind of benefits the merchant may give you when you are making payment using your debit card. Debit card issuer bank may have a tie-up either with Visa or MasterCard. Like you have a situation in your credit card, आपका सेम है उस तरह से जैसे क्रेडिट कार्ड पे है वैसे ही आपका डेबिट कार्ड का यूज होता है. देन यू हैव द थर्ड मोड ऑफ ई पेमेंट विच इज द स्मार्ट कार्ड. अभी हमने 2 कार्ड्स पढ़े, एक डेबिट कार्ड, एक क्रेडिट कार्ड. नाउ वी हैव द थर्ड कार्ड विच इज अगेन अ प्लास्टिक कार्ड विच इज नोन एज स्मार्ट कार्ड, बट इट्स एम्बेडेड विद अ माइक्रो प्रोसेसर चिप. उसमें चिप लगी हुई होती है. It also contains integrated circuit and a memory which is a non-volatile memory. Smart card was for the first time it was introduced in 1977 by Motorola company, and it's basically used for the storage of information and the authentication of some transaction. You like debit card or credit card, it may store personal or confidential information. When in India, if I particularly talk of Indian context, you have different kind of smart cards. Like you have PAN card, you have Aadhaar card, जिसमें आपका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखा हुआ होता है. टॉक ऑफ द मेट्रो कार्ड. मेट्रो कार्ड में भी जैसे पैन कार्ड और आधार कार्ड की बात करेंगे तो इट्स बेसिकली अ स्मार्ट कार्ड विच कंटेन्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द कार्ड होल्डर. And when we talk of the smart card in terms of metro card again is a smart card, लेकिन उसमें आपकी कहीं पे भी पर्सनल डिटेल नहीं होती है. तो बेसिकली जब हम स्मार्ट कार्ड की बात करते हैं तो स्मार्ट कार्ड में
दो तरीके के कार्ड्स बनते हैं, एक होता है कॉन्टैक्टलेस कार्ड और एक होता है कॉन्टैक्ट कार्ड्स. द फर्स्ट वन विच इज कॉन्टैक्टलेस कार्ड्स, these cards do not required to be swiped through a magnetic strip reader. तो उसमें कहीं पे भी स्वाइप करने की ज़रूरत नहीं है. You need it's basically it's embedded integrated circuits can store, and sometimes the data is being processed and communicated via terminal or radio bytes. जैसे आपके रेडियो फ्रीक्वेंसीज से अगर कोई कार्ड रीड कर रहा है, ऑटोमेटिकली वो कुछ काम कर रहा है. आईसीआईसी बैंक का है, आईसीआईसी बैंक ने पहला कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इशू किया था, जिससे कि जो हमारे कस्टमर्स थे, उनके कार्ड होल्डर्स जो थे, दे वर एबल टू मेक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट जस्ट बाय वेविंग दी कार्ड नियर दी टर्मिनल ऑफ द मर्चेंट. तो उसमें स्वाइप करने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ उसके टर्मिनल के उसके टर्मिनल के पास मर्चेंट के वहाँ पे वेव करना होता है, तो उसका सिस्टम होता है, एंड देयर इज नो नीड टू स्वाइप इट. एक होता है कॉन्टैक्ट कार्ड. कॉन्टैक्ट कार्ड नीड्स टू बी इंसर्टेड और इट शुड बी टच्ड टू द कार्ड रीडर. तो जैसे मेट्रो कार्ड है, अगर मेट्रो कार्ड की हम बात करें तो मेट्रो कार्ड में हमें क्या करना है, जहाँ पे उसका रीडर है, कार्ड रीडर का, वहाँ पे आपको उसको टच करना पड़ता है, तो वो उसमें से इंफॉर्मेशन चिप से ले लेता है कि कितना बैलेंस है और आपने कहाँ एंट्री ली है. एट द सेम टाइम व्हेन यू आर गेटिंग टेकिंग एग्जिट फ्रॉम द मेट्रो स्टेशन, तो फिर वापस से आपको उसको शो करना पड़ता है कार्ड रीडर को. वो कार्ड रीड करके वो ये देख लेता है कि आपने कहाँ ट्रेवल शुरू किया था, बैलेंस कितना था और अब कहाँ आप एग्जिट कर रहे हो. तो उसके हिसाब से वो तुरंत ही कैलकुलेट कर लेता है कि व्हाट विल शुड बी दी फेयर, कितना उसमें डिडक्ट होना है, तो ऑटोमेटिकली वो पैसे उसमें से डिडक्ट करके आपके पास बैलेंस आ जाता है. तो दिस इज समथिंग विच इज स्मार्ट कार्ड इन द कैटेगरी ऑफ कॉन्टैक्ट कार्ड, जहाँ आपको कॉन्टैक्ट करके उसको टच करना है, कहीं पे भी कार्ड रीडर के कनेक्शन में उसको कनेक्ट करके यूज़ करना है. तो अगर एप्लीकेशन इंडियन कंटेक्स्ट में हम स्मार्ट कार्ड्स की बात करें तो वी हैव द मेट्रो कार्ड्स विच आर बीइंग यूज्ड इन द मेट्रो, विच इज अ स्मार्ट कार्ड विद द एम्बेडेड चिप. उसमें चिप होती है. यू मे हैव the loyalty cards sometimes which are being issued by the retailers or the organizations, maybe from the airline. If you are the regular customer of a particular business, तो वो अपने स्मार्ट कार्ड्स आपको इशू कर देते हैं जिसमें लॉयल्टी पॉइंट्स होते हैं, और जब भी आप नेक्स्ट टाइम विजिट करोगे, इफ यू वांट टू अवेल इफ यू वांट टू गेट द बेनिफिट फ्रॉम द लॉयल्टी पॉइंट्स, आप उसको वो कार्ड को देंगे तो उसमें पॉइंट्स चढ़ते चले जाएंगे. दे आर ऑल्सो द स्मार्ट कार्ड्स. इसके अलावा में जैसे मैंने आपसे कहा कि आधार कार्ड है, आधार कार्ड इज ऑल्सो a kind of smart card because it contains a lot of personal information. अब स्मार्ट कार्ड में भी मेट्रो कार्ड है जैसे, या आपका रिटेलर्स जो लॉयल्टी कार्ड देते हैं, वहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारी नहीं होती है. बट आधार कार्ड, पैन कार्ड की अगर हम बात करें, एनी टाइप ऑफ कार्ड विच इज़ बीइंग प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट सेक्टर, इट्स द स्मार्ट कार्ड जो कि आपका गवर्नमेंट ने इशू किया हुआ है. Then you have the concept of e-wallets in the e-payment system. E-wallets or the digital wallet, we can say, or the mobile wallet, they are same like traditional wallet की अगर हम बात करें तो हम पर्स कैरी कर रहे हैं, वॉलेट कैरी कर रहे हैं जिसमें हम पैसे रख के कहीं जा रहे हैं. अब ई वॉलेट में what we are doing is we are using our electronic devices, like we are using computer, tab or let's say smartphone you are using. तो आपने उसी में ही you have different kind of applications where you have virtual money. तो e-wallets में आपके पास पैसे हैं and it's basically an online prepaid account जहाँ पे आपको पहले ही पैसे जमा करके रखने, पहले ऐड करके रखने पड़ते हैं. तो उस अकाउंट में आप पहले पैसे डालोगे and then you will be able to use that money at the time of purchasing, making purchases or doing transactions online. And once the customer has transferred cash into his e-wallet,
then he'll be able to buy a range of products, any type of product you can use without using डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग। आप जो आपके ई वॉलेट में पैसे हैं उसी के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। However, when we talk of e-wallet, then it needs to be linked with the account। तो जो भी आपका अकाउंट है, अकाउंट से आपको ई वॉलेट को लिंक करना पड़ता है और उससे आपको अकाउंट से आपके ई वॉलेट में पहले ही पैसे डालने पड़ते हैं। बिफोर यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यू नीड टू add money, you need to transfer money in your e-wallet। And when we use the e-wallet option, then it's from the point of view of security and safety, e-wallet is protected with the password, and it is used for making payment for groceries or online purchases or paying services। Then you have different kind of e-wallets। For example, you have Paytm, you have RuPay, you have PhonePe, you have MobiKwik, you have Amazon Pay, you have Google Pay। ये सारे के सारे आपके ई वॉलेट हैं जहाँ आपको पहले ही पैसे ऐड करने हैं। It is linked with your bank account and you need to you need to transfer money before doing any online transaction। The online e-wallet comprises of two components we are talking of। The first is the use of software। The software component ensures the security and the strong data encryption। अब यहाँ पर security के लिए we have the concept of encryption everywhere when we are talking of the online transactions। So whenever we are giving any kind of information as the input, immediately it is being encrypted। That means immediately it has been converted from plain text into the coded language, which is not understandable to any person। तो उसके misuse होने के chances कम हो जाते हैं। And the second component is the information, which is a database of the details being provided by the user, which may include the name of the user, address, personal detail, payment method, amount which is supposed to be paid, the way it is to be paid, it's a debit or it's a credit payment। वो सारा का सारा आपका component आ जाते हैं। We have different types of e-wallets। जैसे मैंने अभी आपको examples दिए कि आपके पास Google Pay, Amazon Pay, RuPay, आपके पास MobiKwik है, Paytm है, ये सारे के सारे e-wallets का concept है। अब इसमें जब हम e-wallets की बात करते हैं तो e-wallets में you have three types of e-wallets। First one is the closed wallet, second is semi closed and the third one is open। एक बंद वॉलेट, एक सेमी बंद, एक ओपन वॉलेट है। नाउ व्हाट इज क्लोज्ड वॉलेट? A closed wallet is basically a wallet which a company issues to its consumers for in-house goods and services only। अब closed का मतलब है बंद। तो as the name suggests, you may remember it like this कि wallet है, wallet आप यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं लिमिटेशन है। अब लिमिटेशन किस चीज की है? लिमिटेशन ये है कि जो भी कंपनी इशू कर रही है सिर्फ उसी से ही आप प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को अवेल कर सकते हो, प्रोडक्ट भी वहीं से ही परचेज करोगी। These instruments do not carry the advantage of cash withdrawal or redemption। तो आप उससे कैश नहीं विड्रॉ कर सकते, उसको रिडीम नहीं करा सकते, आप सिर्फ उन्हीं को वहीं पे ही यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, if I talk of let's say Amazon, Flipkart, Snapdeal, Jabong, Make My Trip for traveling, sometimes they give you the offers and of such closed wallets, and they have let's say उसमें उन्होंने ऑफर में आपके अकाउंट में क्रेडिट किया है पेमेंट कि आपके अकाउंट में 500 रुपये, 5000 रुपये, 1000 रुपये क्रेडिट हुए। अब वो आप पर्टिकुलर चीज़ों पे या पर्टिकुलर साइट पर ही यूज कर सकते हो, आप उसको रिडीम नहीं करा सकते, आप उसको इन कैश नहीं करा सकते हो, आप सिर्फ उस क्रेडिट अमाउंट को जो क्रेडिट हुआ है उसको सिर्फ वहाँ पे प्रोडक्ट या सर्विसेज अवेल करने के लिए, प्रोडक्ट परचेज करने के लिए ही यूज कर सकते हो। यू कैन नॉट यूज दैट पर्टिकुलर अमाउंट एनीवेयर एल्स, यू कैन नॉट withdraw it, you cannot
get it in cash. ये आपका क्लोज वॉलेट होता है कि अगर आपको वही यूज करना है तो ठीक है, अदरवाइज वो आपका लैप्स कर जाएगा। सेमी क्लोज वॉलेट में क्या है, it can be used for it can be used for goods and services which may include the financial services at select merchant locations or establishments that have a contract with the issuing company to accept these payment instruments. अब यहाँ पे सेमी क्लोज में क्या है कि वो क्लोज होंगे, लेकिन आधे तो आपने वहाँ पे लिमिटेशंस क्या कर दी कि आपने मेंशन कर दिया कि आपने आउटलेट्स को, मर्चेंट्स को स्पेसिफाई कर दिया कि जो आपके वॉलेट में ये वाला पैसा है क्रेडिट किया हुआ, ये पैसा पर्टिकुलर लोकेशंस पे पर्टिकुलर मर्चेंट्स के साथ में ही आप पेमेंट करके कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज ले सकते हो। जो लिस्ट हमने बनाई है मर्चेंट्स की, उसके अलावा आपकी उस ई वॉलेट को यूज करके कहीं भी पेमेंट नहीं कर सकते। तो बेसिकली व्हाट दे हैव डन इज they have prepared a particular list where the amount in your e-wallet can be used to purchase goods and services. Then the third one is sorry, third type of e-wallet is the open e-wallet, and as the name suggests, it's open. Such kind of wallets can be used for the purchase of goods and services, which may include financial services, like you may transfer the funds at merchant locations or at any point of sale terminals that accept cards. तो कहीं पर भी अगर आप परचेजेस कर रहे हैं और वो कार्ड्स को या ई वॉलेट्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे and at the same the difference is when you talk about this wallet or in the wallet, so the wallets they basically cash withdrawal at the ATM machines. के थ्रू एटीएम मशीन से पैसा आप विड्रॉ कर सकते हो, आप अपने ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, लाइक यू कैन inquire about your balance in your wallet account, or you may have you get a mini statement or UV statement of financial transactions you have done, and these open wallets can only be issued by banks. वो सिर्फ बैंक ही इस तरह की ऑप्शन आपको दे सकते हैं ओपन वॉलेट्स की, जहां आप सर्विस लेने के लिए और आप कैश भी विड्रॉ कर सकते हैं। Then we have when we talk of e-wallets, now how to create the e-wallet. To create an e-wallet, customer needs to follow different steps, step by step इसका पूरा प्रोसेस है। तो सबसे पहले you need to go to the e-wallet service provider website। तो जो भी आपको e-wallet यूज करना है, उसका जो सर्विस प्रोवाइडर है उसकी साइट पर आप जाओगे, रजिस्टर कराएंगे, आप रजिस्टर कराने के बाद साइन इन करेंगे। You needs to enter all the required information, maybe your name, age, gender, mail ID, mobile number. You need to provide all these kind of information which is being asked from the service provider. Then the OTP, one time password will be shared, will be sent to your रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो जिस भी मोबाइल नंबर से आप रजिस्टर करा रहे होंगे अपने आप को, उसमें ओटीपी आएगा वेरिफिकेशन के लिए, आपको वो ओटीपी वहाँ पे एंटर करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा, देन ओनली योर ई वॉलेट अकाउंट विल बी created. So basically it is linked with your mobile number, and where you need to basically your information is being verified कि आप ही ने ये काम करा है, क्योंकि जिस नंबर से आप रजिस्टर कराएंगे उस नंबर पे ओटीपी आएगा, you have to submit it.
Now to use the e-wallet which has been created by you, the customer needs to transfer money to your wallet. तो वहाँ पे you have the option of add money. Add money पे आप क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा भाई कितने पैसे उसमें ट्रांसफर करने हैं, and then it will ask you how you want to transfer funds, from where you want to transfer funds. The customer needs to write the amount he wishes to transfer, and he is supposed to select any one of the option which is available. You may have the option of debit card, credit card, net banking, IMPS, कोई भी आपके पास इस तरह के options जो भी हैं उनको आप use करके you can transfer money from your accounts to your e-wallet, and then you just submit all the details and click on the proceed button or submit button, whatever the button is there, to transfer the money, and your transaction will be done जो आपने e-wallet में पैसे transfer किए. And then when you want to make purchases or avail services, then you make online payment using your e-wallet. अब e-wallet जब हम यूज करते हैं तो इसके फायदे क्या है? सबसे बड़ा फायदा ये है once the customer has transferred money from his account to his e-wallet, then he is free from the hassles of or tensions of carrying cash or hassles of entering debit card or credit card details every time you are making online transaction. तो जब भी मैं online transaction करती हूँ और मैं पेमेंट कर रही हूँ डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू, then I need to give the information, I need to give the details every time. It's time consuming, and when I'm using e-wallets, then the transaction is done um, easily, and you don't need to enter your details every time. You can make easy payment using your e-wallets, and the maximum amount that can be carried in e-wallet is 10,000, but there is no minimum limit for some e-wallets. However, when we talk of different types of e-wallets or different the service providers, then they may have the maximum or minimum limit. Sometimes some e-wallet may have the minimum amount which may be let's say 10 rupees. So it depends from company to company or the service providers. When we talk of reality, there is a lot of competition in the payment space, whereas e-wallet service providers are basically giving or offering different kind of benefits to the customers just to retain the existing customers with them, and also they just give different kind of offers to attract new potential customers. तो नए कस्टमर्स को रिटेन करके रखने के लिए और नए कस्टमर्स बनाने के लिए the companies are giving different kind of offers. They may give you extra discounts, they may give you cashback, they may give you reward points just to have the customers retained or the new existing customers attracted to your company. The biggest advantage the e-wallets like Paytm or MobiKwik or PhonePe offer is that one can carry minimum cash and do away with the stacking first with the multiple credit or debit card. तो आपको बहुत सारे credit card, debit card या cash carry करने की ज़रूरत नहीं है. You just need to transfer your funds from your bank account to your e-wallets, and anywhere you can make payment easily within no time. It's basically when we use e-wallets, it's easy to track the inflow and outflow of cash in your e-wallets, because you every time whenever you do any kind of transaction, the statement is also there. And in terms of budgeting, somehow it helps you in the budgeting also. Like when we talked of the use of credit card. So credit card, I talked of the limitation that you may go over budgeting. आपका जो बजट है वो आप एक्सीड कर सकते हो क्रेडिट कार्ड के लिमिट के चक्कर में. और डेबिट कार्ड का भी जब हम यूज करते हैं
तो डेबिट कार्ड से जब हम पेमेंट करते हैं तो तुरंत ही मेरे अकाउंट से पेमेंट चली जाती है। Sometimes debit card में भी you may have the over visiting problem, because in case you have cash in your account और आप पेमेंट कर रहे हो तो भी आपको लगेगा कि पैसे हैं चलो ले लो। ई वॉलेट में आप ऐड कर सकते हो, बट somehow टू सर्टेन एक्सटेंट इट हेल्प्स इन द बजटिंग, क्योंकि आपने एक लिमिट में पैसे ट्रांसफर किए हैं तो आप उसके हिसाब से ही परचेज कर रहे हैं, आपको ये फायदा हो जाता है। Apart from all these advantages you have of the usage of e-wallet, it has its limitations also, and the major limitation of the e-wallet is that you are basically dependent on the use of smartphones. आपके पास smartphones का होना जरूरी है e-wallets के लिए, because the money is loaded on the phone and the purchases can be made only when the phone is in working condition along with the internet. तो आपके पास इंटरनेट और स्मार्टफोन डिवाइस होनी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज यू वुड नॉट बी एबल टू यूज any kind of e-wallet. And at the same time it has its limited options also, in terms that the online payment depend on the partnership that the digital wallet has its with merchant. So sometimes what happens is I'm using, let's say I'm using Paytm, but the Paytm is not acceptable at every merchant. तो कुछ merchant ऐसे हैं जो उन्होंने restrict किया हुआ है कि भाई हम Paytm से पेमेंट नहीं एक्सेप्ट करेंगे। अब उस केस में दैट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर द कस्टमर, क्योंकि वो एक्सेप्टेबल था नहीं, तो मुझे दिक्कत आएगी। देन आई नीड टू कैरी कैश और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड और सम अदर मोड आई कैन हैव। इसके अलावा सिक्योरिटी कंसर्न्स भी कहीं ना कहीं है, like unlike banks which use 3D secure password or OTP as extra layer of protection, when we talk of e-wallets, they are vulnerable, because if the phone is being stolen or if the hackers get the hold of the user's information, it can lead to uh, the loss of money. तो अगर मेरा phone hack हो गया easy है, उसमें सिक्योरिटी सेफ्टी फीचर्स कंपैरेटिवली कम हैं, तो उसमें प्रॉब्लम आएगी कि जो मेरे ई वॉलेट में पैसे होंगे इट कैन बी यूज्ड बाय द हैकर्स or the some unauthorized person who had somehow they had the access to my system. This was all about the e-wallets. Then we have the concept of net banking or online banking. It's very popular method of making payment online, and to use net banking the user first needs to have an account with some bank, and then they have the option of net banking. And when the bank gives you the permission, आपको उसको बोलना पड़ता है, बैंक को अप्लाई करना पड़ता है that you need the facility of net banking, then some ID and the password is being shared by the bank with you, and the password you should change the password, and you operate it you operate your bank account at e-platform. So ये आपका ज़्यादा नेट बैंकिंग में आता है. Then you have different payment gateways. Payment gateways में क्या है? Payment gateway work by providing the secure integral link between a website and the bank. तो आप जब हम पेमेंट करते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू, पेमेंट जब हम इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं, तो बैंक और जो वेबसाइट है उसके बीच में लिंक जो होता है, सिक्योर लिंक जो बनता है, दैट इज बेसिकली पेमेंट गेटवेज. When the credit card details are being submitted on the website, what happens is that the payment gateway receives these details and it is being shared or sent them by the payment gateway system to the bank for the verification. तो जब भी मैं अपना कोई क्रेडिट कार्ड यूज कर रही हूँ, उसमें डिटेल डाल रही हूँ, तो पेमेंट गेटवे जो सिस्टम है वो क्या कर रहा है, सर्वर वेबसाइट पे वो सारी की सारी डिटेल कलेक्ट करके बैंक के पास वेरिफिकेशन के लिए भेजता है. उसके बाद बैंक रिप्लाई करेगा, अपना रिस्पॉन्स देगा कि वो एक्सेप्ट हुई है, ट्रांजेक्शन हो सकती है या नहीं, या वो डिक्लाइन होगी. तो बेसिकली बैंक उसको ऑथोराइज कर रहा है कि दिस ट्रांजेक्शन कैन बी डन और it should not be done. Either it's accepted or it's declined, and the payment gateway then sends the
reply or the response it has received from the bank to the website or the web server, and the appropriate message is displayed to the user that the payment has been successful. तो जब हम पेमेंट करते हैं तो हमारे पास सिर्फ स्क्रीन पे पेमेंट का मैसेज आता है, पेमेंट हैज बीन सक्सेसफुली डन और द पेमेंट हैज बीन डिक्लाइंड। तो वो जो पूरा उससे पहले प्रोसेस है जो मैंने इंफॉर्मेशन दी थी, वो सारा का सारा पेमेंट गेटवे का काम होता है, उसको वेरीफाई करके चेक करने का। तो बेसिकली पेमेंट गेटवे मैकेनिज्म क्या है, इफ आई एम यूजिंग एनी काइंड ऑफ कार्ड, just give me a minute. Okay, back to the concept. We are talking of the payment gateway mechanism. If I'm using any card to make payment online, I'll just give my details at the merchant website. Merchant website और जो पेमेंट प्रोसेस होगा, जो बैंक होगा इशू वाला, उनके बीच में एक लिंक होगा, and that link is the payment gateway. The information is being shared there. It will be transferred. It will travel via payment gateway to the bank which has issued the card. वो उसको रीड करेंगे इंफॉर्मेशन को और उसको एक्सेप्ट या डिक्लाइन करेंगे, और फिर वो वापस इंफॉर्मेशन जो उनका डिसीजन होगा whether the payment can be done, accepted or whether it should be declined, जो भी वहाँ से इंफॉर्मेशन आएगी वो वापस पेमेंट गेटवे पर आएगी लिंक के थ्रू, और वो वेबसाइट पे जाएगी मर्चेंट के, और मर्चेंट उसको पेमेंट को फाइनली वो पेमेंट होगी या वो डिक्लाइन हो जाएगी। दिस इज हाउ द पेमेंट गेटवे वर्क्स। In this we have different various payment gateways which are available nowadays at a global level. We have PayPal, we have NetBill, we have First Virtual, we have CC Avenue, we have Citrus Pay, we have PayUBiz, PayUmoney। ये सारे कुछ हमारे पेमेंट गेटवेज हैं। इसके अलावा बैंक्स, जो अगर मैं बैंक्स की बात करूँ तो पेमेंट में HDFC, ICICI के भी पेमेंट गेटवेज आते हैं, तो वो बैंक्स के थ्रू भी आपके ये सिस्टम होते हैं। Now if I talk of PayPal, which is one of the most popular gateways, इसमें क्या है, PayPal Holdings is basically it's an American company which is operating worldwide online payment system. Nowadays it's operating in 190 countries, which includes India also. It's one of the largest payment service provider companies at global level, and the company provides payment processing services for online vendors. It gives you the facility for auction sites and other commercial users. It was established in 1998 and it was acquired by eBay in 2002. Or it's basically, when we talk of PayPal, it's an online payment service that allows individuals and the business organizations to transfer funds at e-platform. तो आप इलेक्ट्रॉनिकली फंड्स को ट्रांसफर करने के लिए आपके पास एक मीडियम है ऑनलाइन पेमेंट के लिए, विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ PayPal. It's to send or receive payment for online auctions, to make purchases or sell goods or services, to it may be used to receive or make payment in terms of donations. If you want to give donations also, in case you want to exchange cash with someone, then you can use this kind of gateway. इसके अलावा में आपका मैंने इससे बताया NetBill था, First Virtual था, CC Avenue, you must have heard about it. CC Avenue was it's the very popular gateway in India. It was launched in 2001 and it's one of the most widely used payment gateways in India, which supports almost every bank and payment option which is there.
and it's used by much high volume e-commerce websites like we are talking about Snapdeal, Jabong, yatra.com, Myntra.com. बहुत सारी कंपनीज हैं जो वेबसाइट्स हैं ई-कॉमर्स पे ऑनलाइन जिनके प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे यू हैव दिस payment gateway which is CC Avenue. Then in Indian context you have another payment gateway which is Citrus Pay, which was launched in India in 2001. It has managed to acquire huge user base within a very short span of time, and some of the clients of Citrus Pay are Airtel, Meru, Zivame, Kaya, PVR, Cinemas. This is second famous payment gateways which is popular in India. Then you have PayU-Biz, PayU Money also, and some other banks which gives you the payment gateway like HDFC and ICICI Bank. तो ये सारे के सारे आपके payment gateways में आते हैं. Then you have the concept of online banking, which is also known as the virtual banking or net banking or e-banking, you can say. It's basically an electronic payment system which allows the customers to carry out the different kind of financial transactions using the bank website. तो आप बैंक की वेबसाइट के थ्रू आप लॉगिन करके यू कैन अवेल डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज, जिसमें आप बैंक से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं, आपको कहीं बैंक की ब्रांच को विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं से सारी सर्विसेज उनकी अवेल कर सकते हैं. To use the e-banking, a customer needs to have e-banking permission from the concerned bank. तो ऐसा नहीं कि मैंने बैंक में अकाउंट खोल लिया and I have the facility of e-banking. I need to visit once and I need to get it operated. एक्टिवेट मुझे कराना पड़ेगा, उसके लॉगिन आईडी पासवर्ड मुझे लेने पड़ेंगे, और जब पासवर्ड बन जाता एक बार आपको बैंक देता है, then you are asked by the bank that you need to change your password so that it can be safe and secure. And when you are using online banking, it can be used for the inquiry of the balance you have in your account. You can make payment of different kind of bills online. You can deposit fee also nowadays. You can book tickets, चाहे वो entertainment के लिए है, चाहे वो traveling tickets, any kind of tickets can be booked online using your net banking or online banking. You can view different kind of transactions you have done from your account. You can transfer funds from your account to some other account, चाहे वो आपका है चाहे वो किसी और का है, from one account to another account you can easily transfer funds, जिसमें आपके पास 3 options mainly होते हैं. You have IMPS, you have RTGS, you have NEFT. इस तरह के आपके पास options होती हैं to transfer the funds. You can recharge your mobile, you can recharge your डिश का जो आपका कनेक्शन है उसके लिए आप पेमेंट कर सकते हैं. तो यूटिलिटीज़ के जो आपके बिल हैं वो भी आप ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हैं. एंड यू कैन एट द सेम टाइम यू कैन परचेज गुड्स एंड सर्विसेज यूजिंग or making payment through your net banking, because it's very convenient to use. You can use net banking for payment anytime 24/7 365 days. स्पीड पे काम हो जाता है, रियल टाइम में काम हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है. एंड देयर इज़ नो नीड टू गो एनीवेयर, टू जस्ट यू आर जस्ट सिटिंग एट योर होम और एनीवेयर एल्स एंड यू कैन डू एनी काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन. And when you do some transactions using your net banking, it involves either it involves low cost, or maybe you can say that negligible transaction costs are there. And at the same time, it's a secure method of making payment, because the customers, they do not face the risk of losing their debit card or credit card. तो आपके पास branchless banking है, आप जहाँ चाहें जैसे चाहें इलेक्ट्रॉनिकली पैसे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, यूटिलिटी बिल्स की भी बात कर सकते हैं. नाउ दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ योर नेट बैंकिंग.
इसमें अभी NEFT, RTGS, IMPS रह गया है. This will do tomorrow. I hope the concepts are clear to you. In case you have any doubt, you can ask me. Okay, one of the students has asked me that somehow your examination forms में आपके शायद option नहीं था. I can't help out you in this. Office people can let you know कि option आपकी कहाँ है, but no doubt you have to study this paper. आपके syllabus में है, course content में है, वो generic के options में क्यों नहीं आ रहा है? Only as well office staff can help you in that. And if I talk of the previous lectures, you will be having your audio lectures, क्योंकि मैं video on नहीं करती हूँ, you'll be having the link on the website of SOL. Then the question by Sheetal, she has asked me which book I'll prefer, Shruti Mathur and Sushila Madan. एक्चुअली दोनों ही किताबें बहुत अच्छी हैं, सुशीला मदान भी और श्रुति माथुर भी. टोटली डिपेंड्स कि आपको खुद पर्सनली कौन सी पसंद आ रही है. व्हाट यू कैन डू इज, if you are going to market to purchase, then you can have a look on these two books. आप एक कोई पेज या कोई कंटेंट जो आपने पढ़ा हुआ है उसको आप पढ़ के देख लीजिएगा, जो आपको बेटर लगे आप वो ले लीजिए. अदरवाइज यू कैन गो विद एनी बुक either by Shruti Mathur and Sushila Madan. It's not an issue. I think no more questions are there. We can continue our lecture tomorrow. Then see you all tomorrow. Have a good day. Okay ji. Bye bye. Take care.